नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष देसवाल और आप देख रहे हैं किसान फार्मिंग। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे फ़िश फार्म पर लेकर आए हैं जो आपने अभी तक देखा नहीं होगा। भारत का एक शानदार फ़िश फार्म जिस पर सभी तरह की व्यवस्था है और हर प्रकार की जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। आप देख सकते हैं कितना बड़ा फार्म जो है सर ने बनाया हुआ है और पूरी जानकारी आपको देंगे। फीड के बारे में देंगे, इसके अलावा आपको ट्रेनिंग के बारे में देंगे, कैसे आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और कैसे रहने की व्यवस्था आपकी जो है की गई है। इसके अलावा फीड के बारे में भी बात करेंगे और आपको अलग अलग पॉन्ड के बारे में जानकारी देंगे और किस किस प्रकार की मछली पाली जा रही है, कैसे व्यवस्था की गई है, हर जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन पूरा वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। तो सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रो कराइए। आपकी जो जर्नी रही मछली पालन में, इसका सफ़र के बारे में बताइए। सर, मेरा नाम रजनीश चौधरी है और मैं पीवीआर एक्वा फार्म हाउस से बोल रहे हैं अभी हम। और वैसे एजुकेशन से मैं इंजीनियर हूँ। मैंने 2 साल पहले ये जर्नी स्टार्ट की थी और अभी मैं 20 एकड़ में फार्मिंग कर रहा हूँ। जिस फार्म पे हम अभी हैं वो 6 एकड़ का है और 14 एकड़ का मेरा दूसरा फार्म है। तो मैं पूरी छोटे बच्चे से लेके पूरी टेबल साइज़ तक या मार्केट टेबल साइज़ की मछली बड़ी करते हैं और सेल करते हैं। तो जर्नी बहुत ही हमारी इंटरेस्टिंग रही। मछली पालन शुरू करने से पहले मैंने सारे एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स का एनालाइज करा, जैसे कि आपका पिग फार्मिंग, डेयरी, गोट फार्मिंग, पिगरी। तो मेरे को सबसे अच्छा मछली पालन लगा और उसके भी कुछ 4-5 मेन रीजंस हैं जिसके कारण मैंने ये स्टार्ट करी। एक तो इसमें डिमांड सप्लाई की बहुत ज़्यादा डिफरेंस है पूरे इंडिया में प्रोडक्शन और कंजप्शन के बारे में। तो इसमें मार्केट प्लेस आपका ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो आपको मार्केट नहीं बनानी, केवल आपको प्रोडक्शन पे फोकस करना है। दूसरा कि हमारी नॉर्थ इंडिया में, खासकर वेस्टर्न यूपी में इसका बहुत स्कोप है अभी। यहाँ पे लोग बाग उस लेवल पे नहीं करते जो कि कोस्टल एरिया वाले करते हैं। तो इस मेन कारण से कि हमारे पास डिमांड सप्लाई की अच्छी गैप है और हमारा बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है ये। तो इसलिए मैंने, और हमारे पास लैंड भी अवेलेबल है और पानी भी अवेलेबल है, तो इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया फिश फार्मिंग। इसके अलावा सर, आप अपने इस शेड के बारे में बताइए। आपने इतना बड़ा शेड ये क्यों बनाया, क्या इसका मकसद था? और काफ़ी अच्छा और बड़ा, सबसे बड़ा मैंने अभी तक देखा है, बड़ा शेड आपने बनाया हुआ है। दोस्त एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में है ना, तकरीबन 9 महीने ही कल्चर के होते हैं, जिसमें कि आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी बहुत ठंड होती है। तो बड़े पॉन्ड में है ना बच्चा नहीं रुक पाता, उसकी मोर्टिलिटी मर जाता है। तो इस शेड का पर्पज़ है, मैंने पूरे यूपी वेस्ट का सबसे बड़ा सीड बैंक बनाया है, तकरीबन 20 लाख कैपेसिटी का। तो मैं 20 लाख छोटे बच्चे फ्राई साइज को फिंगर लिंक में कन्वर्ट कर पाऊँगा। ये आपके तकरीबन 2 सेंटीमीटर के बच्चे को तकरीबन 10 से 12 सेंटीमीटर का बच्चा 60 से 90 दिनों में ठंड के टाइम में इसे कन्वर्ट कर पाऊंगा, जिससे मैं उसे अपने फार्म पे भी यूज़ करूं और जो मेरे लोकल फार्मर्स हैं मैं उन्हें भी प्रोवाइड करा पाऊं, जिससे उनकी भी लाइवलीहुड बढ़े, फार्मर्स का भी, और उनकी इनकम अच्छी रहे, उनकी मोर्टिलिटी ना हो। क्योंकि जो भी बच्चा ट्रैवल करके आता है, आपका आंध्रा से आए या कोलकाता से आए, तो 1300-1400 किलोमीटर चल के स्ट्रेस के कारण उसकी 50% तो मोर्टिलिटी मर जाता है। लेकिन अगर मेरे यहाँ से कोई बच्चा लेके जाता है वो 50-100-200 किलोमीटर तक, तो कोई मोर्टिलिटी नहीं होती, तो उसका सर्वाइवल रेट अच्छा रहता है। वो हमारे टेम्परेचर में, हमारे क्लाइमेट में, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वाटर पैरामीटर में एडजस्ट हो चुका है। तो इस टैंक का ये पर्पस है। इसमें मेरे 20 टैंक हैं और हर टैंक की कैपेसिटी 30,000 लीटर पानी की है और हर टैंक में तकरीबन मैं 1 लाख बच्चे को आप समझ लीजिए 1 से 2 ग्राम से 10 ग्राम तक लेके जा सकता हूँ 60 से 90 दिन में। तो ये पर्पज़ है इस शेड का दोस्त। इसके अलावा आपने जो है अपने तालाबों में कौन कौन सी मछली डाली हुई है और जो ये आपके पीछे चल रहा है फव्वारे टाइप का, इसका क्या कारण है? दोस्त, ये मेरा 6 एकड़ का फार्म है। यहाँ पे मैं फंगास, जो एक कैटफिश की स्पीसीज या बरादरी है, मैं उस मछली का कल्चर करता हूँ, तकरीबन 1 लाख मछलियाँ। और जो मेरा दूसरा फार्म है वहाँ पे मैं रहू कतला पालता हूँ। और ये जब पॉन्ड का साइज, पॉन्ड की डेप्थ कितना गहरा है, कितना बड़ा है और मछली कितनी डालनी है हमें, तो ये हम कौन सी मछली पालना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। और ये जो मेरे पीछे आप मशीन चल रही है देख पा रहे हैं, इसको हम एरिएटर बोलते हैं और ये हमारा डिजोल्व्ड ऑक्सीजन हमारे पॉन्ड में इंक्रीज़ करता है। इसका पर्पज़ ये है। इसके अलावा किसान भाई, अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है, काफ़ी सवाल ट्रेनिंग को लेकर भी आते हैं, तो मेरा ये राय है कि आप जगह जगह छोटे फार्म पर पैसा वेस्ट करने से अच्छा है आप सर से एक बार कांटेक्ट करें, आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। सर, मान लिया अगर कोई आपसे ट्रेनिंग ले तो आप कैसे उसको अच्छी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे, इसके बारे में थोड़ा बताएं, ट्रेनिंग के बारे में। सर, मेरा अपना भी, मैंने एक ट्रेनिंग सेंटर चालू किया हुआ है। तो पहले तो मेरे ट्रेनिंग सेंटर में लिमिटेड ही मैं बंदों को पढ़ाता हूँ या उन्हें सिखाता हूँ। एक बैच में मैक्सिमम 5 बंदे और 2 दिन के लिए, कोई मेरी 4 या 5 घंटे की ट्रेनिंग नहीं होती। और मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले तकरीबन 12 से 13 स्टेट और पूरे इंडिया के जो 58 मैंने जो बिग शॉट फार्मर्स हैं वो सारे फार्म मैंने विजिट करे हैं और उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कल्चर के लिए, मछली पालन के लिए, वो सारे मैंने अपने फार्म पे इम्प्लीमेंट करे रखी है। और मैं कोई भी जो भी चीज़ें यूज़ करता हूँ वो क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। तो मेरा फोकस रहता है कि उसको मैं पूरी
एंड टू एंड सर्विसेज, जो भी कोई ट्रेनिंग ले रहा है उसको ट्रेनिंग के बाद भी जब तक उसका पहला कल्चर ना निकल जाए या पहली वो खेप ना निकाल ले अपने मछली पालन की, हम उसे सपोर्ट करें। तो मैंने अभी तक जो उसमें से मैं आपको बताना चाहूँगा, तकरीबन अभी मेरे पास 6 बंदे ऐसे हैं जो मेरे संज्ञान में और या मेरे से कंसल्टेंसी लेके 6 बंदों ने तकरीबन 32 एकड़ लैंड में फार्मिंग, एक ने तो स्टार्ट कर दिया, बाकी सबके पॉन्ड्स बन रहे हैं। जहाँ मेरा दूसरा फार्म है उसी के पास में उनकी 30 एकड़ लैंड है। तो और एक मेरे फ्रेंड कर्नल जी हैं, उन्होंने भी मेरे कंसल्टेंसी से ही फार्मिंग कर रहे हैं। तो मैं जो भी मेरे यहाँ पे ट्रेनिंग लेता है उसको पूरी एंड टू एंड सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, बच्चा, फीड, सेल, जो भी उसे नॉलेज शेयर चाहिए। और मेरे यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है, इसीलिए केवल मैं ज़्यादा नहीं, केवल 5 बंदों को ही पढ़ाता हूँ एक बैच में। सर आपने बताया कि 5 बंदों को पढ़ाते हैं। हाँ। काफ़ी जगह देखा होगा आपने 50 को एक साथ ट्रेनिंग दे दी। हाँ। आप 5 को ही क्यों ट्रेनिंग देते हैं? एक्चुअली सर मेरा ये मानना है कि जितने भी बंदे पढ़ते हैं ना, उसकी टर्न अप रेशो केवल 10% होती है, वो भी हाई एंड पे। अगर आप 100 बंदों को पढ़ाओगे तो केवल है ना 10 बंदे ही फार्मिंग करेंगे, और उसमें आप है ना कोई भी अच्छी नॉलेज ट्रांसफर सेशन नहीं कर पाते, क्योंकि 100 बंदों में आपके, अगर मैं मानता हूँ कि कोई एक सवाल पूछे तो पूरे दिन में आप 100 क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते। तो मैंने इसलिए केवल मैं क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, ना कि क्वांटिटी पे। अगर क्वालिटी फार्मर मैंने डेवलप कर लिए, मेरे ट्रेनिंग सेंटर का मिशन ही है कि हम क्वालिटी फार्मर डेवलप करें, उनका लाइवलीहुड बढ़ाएं। जो हमारी गवर्नमेंट की भी स्कीम है कि फार्मर्स की इनकम डबल कैसे करी जाए, वो तभी हो पाएगी जब हम क्वालिटी चीज़ें डिलीवर करेंगे, ना कि क्वांटिटी चीज़ें। तो और सर इसका थोड़ा ये और बताइएगा, रहना और फीस के बारे में थोड़ा और बताइएगा। सर रहने का अकोमोडेशन मेरे फार्म पे ही अवेलेबल है। 5 बंदे बहुत इजीली अकोमोडेट हो सकते हैं मेरे फार्म पे ही, वो अकोमोडेशन अवेलेबल है, किचन अवेलेबल है, और फीस 2 दिन की 10,000 रुपये है। 10,000 रुपीज़ फॉर 2 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों सेशंस है। अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छी है कि आपने जो है सिर्फ 5 ही बंदों को देते हैं। इससे बेनिफिट ये है कि वो आपसे अच्छे से सवाल जवाब कर पाएंगे। बिल्कुल है बिल्कुल। ना, 100 बंदों में कौन कैसे सवाल जवाब दे पाएगा, ना सवाल हो पाएगा। एग्जैक्टली। और जो भी बंदे होंगे उन्हें प्रैक्टिकल सेशन भी पूरा दिया जाएगा, फीडिंग से लेके, सैम्पलिंग से लेके, नेटिंग से लेके, जो भी उसकी क्वेरीज है। तो हमारा कोशिश रहती है कि हम उसे पूरी एंड टू एंड बहुत ही संतुष्ट करें, जिससे कि हमारी जो वो 5 बंदे आए हैं, 5 में से 5 फिश फार्मिंग करें। अच्छा सर, ये थोड़ा ये दूरी, दिल्ली से दूरी बताइएगा कितनी है आपके फार्म की यहाँ पे? दोस्तों दिल्ली से दूरी हमारी हार्डली 1 घंटे करीब की है। गाजियाबाद से मेरे को 20 मिनट लगते हैं, मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। तो गाजियाबाद से मेरे को 20 से 25 मिनट लगते हैं। और गाजियाबाद से दिल्ली की दूरी आप कोई सा कोना भी, चाहे आप ईस्ट कोना पकड़ लीजिए, चाहे साउथ कोना पकड़ लीजिए, आप 1-1.5 घंटे में मेरे फार्म पे पहुँच जाएंगे बहुत ईजिली। ये जो मेरा फार्म है ये मोदीनगर तहसील में पतला गाँव में है। सर एक सवाल मेरा ये है कि आप मछली पालन के प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताइए, इस पर आपकी क्या राय है? दोस्तों किसी भी प्रोजेक्ट में आपकी 2 कॉस्टिंग आती है। एक आपकी कॉस्टिंग होती है कि आपने क्या अपना इंफ्रा खड़ा किया है, जिसे हम बोलते हैं आपकी कैपिटल कॉस्ट लगी है, ठीक है। और दूसरी कॉस्ट आती है आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट या वर्किंग कॉस्ट, कि आपको उस धंधे को चलाने में कितने पैसे लगे। तो मछली के काम में जो आपकी वर्किंग कॉस्ट लगती है फ्रॉम फर्स्ट डे से, मतलब आप जैसे आपने छोटा बच्चा लाके स्टॉक किया, आपने चाहे टैंक में स्टॉक किया चाहे पॉन्ड में स्टॉक किया है, और जब तक वो मार्केट में या मंडी में या आपके ट्रेडर ने आपने सेल नहीं की, तो जब तक कि उसकी जो टोटल कॉस्टिंग आती है, उस कॉस्टिंग का आपका बहुत ही आराम से 40 से 50% आपका पर क्रॉप इसमें प्रॉफिट होता है। चाहे आप कोई सी भी मछली पालें, चाहे आप रहू कतला पालें, चाहे फंगस पालें, चाहे सिंगी पालें, चाहे देसी मांगूर पालें, तो तकरीबन 40 से 50% आपका वर्किंग कैपिटल पे इसमें प्रॉफिट है। तो आपकी जैसे अगर मैं एक उदाहरण के तरीके से बताऊं आपको, आपकी फ़िश की प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी 70 रुपये है, उसमें आपकी लेबर कॉस्ट, लीज कॉस्ट, बिजली की कॉस्ट, सारी कॉस्टें इंक्लूड हो गई। तो आपकी जो मछली है वो फार्म से आपकी बड़े आराम से 100 रुपीज़, 105 रुपीज़ की चली जाएगी। तो इससे आप कॉस्ट लगा लीजिए, आपने 70 रुपये खर्च करे और 105 रुपये का आपने एक क्रॉप में सेल कर दिया। तो और जो सेल है, सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो ट्रेडर्स हैं आपकी फार्म से भी लेके जा सकते हैं और आप मंडी भेज सकते हैं। और सबसे बेस्ट ब्यूटी क्या है इस बिज़नेस की, कैश रिच बिज़नेस है। तो अगर आपका कोई भी आपकी फ़िश आपके फार्म से लेके जाएगा तो भी आपको पेमेंट करेगा या NEFT करेगा, इसमें कोई भी क्रेडिट नहीं है। तो इस बिज़नेस की ये भी बहुत अच्छी ब्यूटी है कि आप पहले काम कर लें, बिज़नेस कर लें, फिर पेमेंट के लिए फॉलो अप लें। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, चाहे आप कहीं भी सेल करें, होलसेल में करें, रिटेल में करें, मंडी में करें, फार्म से करें, पूरा कैश का बिज़नेस है आपका, नो क्रेडिट। इसके अलावा सर किसानों के कुछ बेसिक सवाल होते हैं, जो मछली पालक किसान होते हैं, हाँ जी। जो काफ़ी आम उनके सवाल आते हैं कि या कुछ मछली पालन शुरू करना चाहते हैं जी, कि जो भूमि का चुनाव कैसे करना चाहिए इसका? सर भूमि के चुनाव हमें देख लेना चाहिए कि वहाँ पे पानी रुक पाए, सीपेज ना हो। अगर आपका रेतीली ज़मीन है या खादर की ज़मीन है तो वहाँ पे सीपेज नहीं रुक पाता, तो वो हमें भूमि नहीं लेनी चाहिए। तो या तो हमें किसी भी अच्छी लेबोरेटरी से सोइल टेस्ट करा लें जो मिनरल रिच हो और जहाँ पे सीपेज ना हो।
या हॉर्टिकल्चर की लैंड ना हो। वैसे नॉर्मली हमारी गंगा और जमुना के बीच की हमारी बहुत फर्टाइल लैंड है, तो वहाँ मछली पालन कर सकते हैं। इसके अलावा सर तालाब की गहराई कितनी होनी चाहिए और पानी का स्तर क्या होना चाहिए? हमारी तालाब की गहराई कम से कम 7 फीट रहनी चाहिए और पानी की डेप्थ 6 फीट रहनी चाहिए हमारी। अच्छा, एक सवाल किसानों को ये भी रहता है कि मछली क्या गोबर खा सकती है? नहीं, मछली गोबर नहीं खाती। गोबर से क्या रहता है, गोबर अकेला नहीं, हम उसमें 5-6 चीज़ें मिलाते हैं जिससे हम उसे फर्टाइल कर लेते हैं अपने पोंड को, जिससे फाइटोप्लैंक्टन सूरज की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है, जो बहुत ही चौथी 5वीं कक्षा का प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, उससे वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन डेवलप हो जाते हैं, वो मछलियाँ खाती हैं। ठीक है। तो गोबर का कोई वो रोल नहीं है खाने में। इसके अलावा सर जो बीमार मछली है उसके लक्षण क्या होते हैं? सर बीमारी भी हमारे, जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया, बीमारी भी बहुत तरीके की होती हैं। तो ये ऐसा कहना तो मतलब एक ओपन स्टेटमेंट रहेगा कि ये मछली बीमार है, लेकिन मेन लक्षण क्या रहते हैं, जैसे आपको मैं बता दूं, मछली जल की रानी होती है और रानी को हर कोई नहीं देख पाता। तो अगर मछलियाँ ऊपर आ रही हैं, पानी की सतह पे आ रही हैं, या बहुत इकट्ठी घूम रही है, पानी उसकी आंखें बहुत मोटी हो गई हैं, तो ये आपको जब आप फार्मिंग करते हैं तभी आपको पता चलता है उसका बिहेवियर कैसा है। उस बिहेवियर से ही आप पता कर पाते हैं मछली बीमार है या वो सही है। अगर खाना खाना छोड़ देती है, तो कल तक खाना खा रही थी, आज नहीं खा रही, तो जैसे अगर हमें बुखार हो जाता है तो हमारी भी बॉडी रेस्पॉन्स नहीं करती, ऐसे ही हमें स्टडी हो जाती है वक्त के साथ, बिहेवियर के साथ, तो तभी हम पता कर पाते हैं मछलियाँ बीमार हैं, क्या प्रॉब्लम है।